नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, बट आज से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ एडिटोरियल डिस्कशन द हिंदू के और करंट अफेयर्स के सेपरेट वीडियोस दिन भर में आते रहेंगे। तो आप जैसा भी हो रिस्पॉन्स प्लीज कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा, मतलब सपोर्ट की जरूरत है, ये फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। कोट कहता है कि 6 months ऑफ फोकस एंड हार्ड वर्क कैन पुट यू 5 years ahead in life। अच्छा, इस कोर्स से ना मुझे मेरी एक ईवीएस की टीचर हुआ करती थी 11th-12th में, उनकी याद आ गई। उन्होंने क्या कहा था हम लोगों के जब फेयरवेल था उस टाइम पे कि बच्चों, अगर तुमने ग्रेजुएशन तक के लिए खूब मेहनत कर ली तो समझ लो आगे की पूरी लाइफ बैठ के खाओगे। और ये बात वाकई सब जगह पे लागू होती है कि वो टाइम इतना प्रीशियस होता है। बल्कि आज आप जो पढ़ रहे हो, ये टाइम जो है वो 6 महीने अगर आपने बढ़िया से लगा दिया अपने किसी भी प्रिपरेशन में, आप समझ लीजिए कि वो पेपर निकलना 100 में 100 है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम ना उसमें उतना ही टाइम दिया जाता है। जैसे 1 साल का टाइम है तो 1 साल का टाइम इसीलिए दिया जाएगा आपको क्योंकि वो पेपर 1 साल में प्रिपेयर करके निकल सकता है। इसलिए फोकस करिए, टाइम बहुत प्रीशियस है, उसको इन्वेस्ट करिए। ये सोचिए कि आगे की पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी अगर आप इस बार थोड़ा सा काम अपना बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि द हिंदू का है, एन अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। देखिए, बहुत शॉर्ट में बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये सी राज कुमार जी के द्वारा, ये कहना क्या चाहते हैं अपने आर्टिकल। देखिए, आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, मेरे कहने से पहले, बताने से पहले आप पॉज करके कमेंट में बताइए कि 26 नवंबर को क्या हुआ था 1950 में। तो भाई 26 नवंबर को अब आगे बताने जा रही हूँ कि भाई हमारा जो संविधान है वो कमेंस हुआ था और 26 नवंबर आने वाला है। तो इसी के चलते यहाँ पे इतने 75 साल बीत गए और इसी के चलते इन्होंने हमारे संविधान की कुछ तारीफें करी हैं। पॉजिटिव आर्टिकल है, समझिएगा। अब उसको रिलेट करने की बात नहीं है कि हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बात क्या है, सबसे पहले इन्होंने 5 हेड के अंदर चीजों को कवर किया है। देखिए, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस, पावर और ट्रांजिशन ना, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया 5 हेड के अंदर कवर किया है सारी तारीफों को। सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो करीब 32 साल थी। मैम, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती? देखिए, एक्सपेक्ट करना कि एक इंसान कितने उम्र तक जिएगा, मतलब समझते हैं आप कि बच्चा पैदा हुआ तो ये कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा। एक एक्सपेक्टेड एज की जब बात करी जाती है तो जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप या डेवलपिंग या ऐसे देश होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती। अब जापान में देखिए कितनी हाई है, ठीक है। तो उस समय ये हालत थी, लेकिन आज इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, 70 साल तक पहुंच गई। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने हमारा जो है वो बहुत साथ दिया है ना। और हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हमने किसी को चुना और उस पर भरोसा किया कि वो हमारे लिए वहां पे पार्लियामेंट में काम करेगा, है ना। तो हमारी इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करना पड़ता है कि भाई ये हमारे लिए काम करेंगे और हमारे लिए काम किया भी है। सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से अभी तक, चाहे लिटरेसी रेट हो चाहे कोई भी चीज हो, उन सब में जो है वो हमने इम्प्रूवमेंट ही दिखाया है ना। अब हम देश आजाद हुआ था, कितने कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग करते हैं। उस समय तो क्या था कि भाई औरतों ने अपना नाम लिखवा रखा था, आदमियों का इतना तो था, घूंघट ढकती थी, कोई नाम पूछता था, नाम भी नहीं पता, फलाने की बीवी है, देख लो भाई, है ना। आज के टाइम पे औरतें जाती हैं, वोट करती हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें हमने बदलाव पाया अपने यहाँ। तो पहला तो हमने इस सेंस में, अब देखिए शॉर्ट में बता रही हूँ आर्टिकल को, ऑलरेडी लेट है तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि क्रक्स में आपको कैसे चीजें समझ में आ जाए। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने कहाँ कवर किया है कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब आपने पिछली बार देखा था यूएसए के अंदर, जो अपने आप को सबसे बड़ी ही डेमोक्रेसी कहता है, उसके अंदर आपने देखा था कि ट्रंप ने जैसे ही
भाई ट्रम्प इलेक्शन लूज करे थे, जो बाइडन आए थे, तो देखिए ट्रांजिशन ऑफ पावर में कितना हंगामा हुआ था। संसद के अंदर सब सीनेट में वहां कूद पड़े, सब देखा नहीं था, खूब बढ़िया मुखोटे उखोटे लगा के नाचने कूदने लग गए थे, दुनिया भर की नौटंकी कर दी थी उन्होंने। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने वर्षों में भी सरकारें आई गई, जितने भी मामले बढ़ते गए, मसले होते गए, लेकिन हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो ट्रांजिशन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर एक सरकार हारी, बड़बड़ चाहे जितना कर रही हो, लेकिन पावर देने में कोई नाटक नहीं करी उसने, सीधा सीधा दूसरी सरकार को पावर दे दी। बाद में कुछ कहा हो, ये हैक हो गया, वो हो गया, कुछ भी बातें कही। तो हमें ये क्या दिखाता है कि कितनी ज्यादा यहाँ मजबूती है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का इतना ग्रो करना, हमारे यहाँ आना, तो ये हमें क्या दिखाते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग आइडियोलॉजी से निकल के आ रहे हैं, अलग अलग जगह से इलेक्शन जीत रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पावर होल्ड कर रहे हैं, सेंटर में जा रहे हैं, है ना, और कितनी स्मूथली जा रहे हैं। चाहे हम स्टेट में देख लें, चाहे हम सेंटर में देख लें, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन पावर का होता है। ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरे में बदलाव। तो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हार भी जाती है तो दूसरे को वो बड़ी आसानी से पूरी चीजें दे देती है, ठीक है ना। और हमने पूरे विश्व में देखा है, न जाने कितनी डेमोक्रेसी में, कि जो है ये बवाल देखने को मिलता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर हमने ये देखा कि ये चैलेंजेस यहाँ पे जो है वो पावर के अंदर नहीं देखने को मिले। हमने एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट बड़ी आसानी से दे देती। तीसरे इन्होंने बात ये कही है अपहोल्डिंग राइट्स। अब देखिए इसमें एक खूबसूरत बात ये है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, ये सारे इन्होंने हमारा संविधान लिखा, वो सब ने पार्टिसिपेट भी किया था इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। उनको इम्पोर्टेंस पता थी कि जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किस तरीके से दबाव बना रखा था, तो उन्हें राइट्स की ना, फंडामेंटल राइट्स की, आजादी की, फ्रीडम की इम्पोर्टेंस पता थी कि एक इंसान को कैसे बांध के रखा हुआ है। तो इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर जब संविधान लिखा गया तो हमारे देश में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी भी गई, फ्रीडम को दी गई, फंडामेंटल राइट्स को दी गई। और हमने क्या कहा, हमने ये जो स्ट्रगल रहा, इसमें देखिए कैसे कैसे करके लोगों को आज भी वो चीज का हक है कि आप बोल सकते हो, आपको आजादी है, फ्रीडम को सबसे ऊपर यहाँ पे रखा गया। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वैसा भी नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, हेट स्पीच देने लग जाओ, ऐसी बात नहीं है ना, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे फ्रीडम जो है प्रदान किया गया, बहुत अच्छे से ये वैल्यू दी गई, और ये और वक्त के साथ साथ और मजबूत करा गया ही सालों साल में। चौथी एक बहुत खूबसूरत बात करी गई फेडरलिज्म की, है ना। फेडरलिज्म देखिए एक फेस है आपका, फेसेड है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे ये बहुत समझदार थे, इन्हें पता था कि देश के अंदर कोई एक प्रकार की ना लैंग्वेज है, ना एक प्रकार का कोई जो है वो आप देखिए कि एक प्रकार की स्टेट है। उन्होंने इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान रखा कि जो हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट के अंदर उसकी जरूरतों के हिसाब से, उनकी चीजों के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उनके कस्टम कल्चर, इन सब के हिसाब से ही संविधान के अंदर बदलाव लाए गए। और हमने देखा कि जरूरत के साथ साथ जब चीजें बढ़ती हैं, या भाई ऐसा तो होता नहीं है कि जो है बस टाइम फिक्स है, हमारा भी देखिए ना लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कि जैसे जैसे चेंजेस आते गए सोसाइटी में, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने चेंजेस किए। तो वक्त के साथ साथ अगर किसी स्टेट के अंदर कोई जरूरत पड़ी तो यहाँ पे ये भी बदलाव करने का उसके अंदर जो है वो एक प्रोविजन डाला गया कि कर सकते हैं। और अलग अलग स्टेट को ध्यान में रखते हुए, उनके यूनिक हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कल्चर को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ चीजें यहाँ पे डाली गई। और हमने देखा कि देश के अंदर लोगों ने अलग अलग लोगों से आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पिछले हम देख रहे हैं 7 डिकेड के अंदर कि कितने सारे इलेक्शंस हुए हैं, कितने स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज और डेवलप हुई हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना भी बहुत अच्छा योगदान दिया है अपने अपने राज्यों के अंदर। तो हमें ये चौथे पॉइंट के अंदर इन्होंने समझाया। पांचवें पॉइंट में राइटर कहते हैं कि जो मीडिया का पार्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा, सिविल सोसाइटी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा। देखिए आज के टाइम पे मीडिया को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीडिया जो है कहते हैं ना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी,
एक अच्छा रोल निभाया लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने में। एक टाइम प्रिंट मीडिया था, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ब्रॉडकास्ट होने लगा, है ना। अब तो आज के टाइम देखिए कोई टीवी तो छोड़िए, सब मोबाइल पे ही चलने लगा। तो मीडिया ने भी अपना एक इन्फॉर्म करने में, सिटीजन को जागरूक रखने में बहुत अच्छा रोल निभाया। तो आज़ादी के बाद हुआ क्या था कि जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के ना, उन्होंने तो कहा था कि देखना कुछ चले वलेगा नहीं, सब सिख जो हैं खुद को अलग कर लेंगे, उनका तमिल से क्या लेना देना। ऐसे बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे कुछ नहीं चलेगा, अभी 5-10 साल बाद देखना कुछ नहीं चला पाएगा इंडिया। हाँ, लेकिन आज हमने सबको गलत साबित करा। न जाने कितने श्रीलंका वगैरह देशों को देखिए, कुछ नहीं, सब फेल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखिए, ऊंच नीच छोटा मोटा इतना बड़ा देश है, अब अपने परिवार में भी सबको सुखी नहीं रख सकते हैं, ना सुखी रख सकते हैं, ना आपके परिवार के लोग भी, आपकी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है, कुछ ऊपर नीचे एक अलग की चीज है। बट हमने देखा कि हमारे देश के अंदर एक सक्सेसफुल तरीके से कैसे डेमोक्रेसी ने रन किया। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा आर्टिकल आता है हमारा कल्चर एंड सोसाइटी का। देखिए एक छोटी सी बात है, इसमें सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पे कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है सिटीजनशिप लॉ को लेके असम के अंदर ये हेल्प कर रहा है अवॉइड करने के लिए फ्रेश प्रॉब्लम्स को। कहने का मतलब क्या है, देखो बात क्या है, एक सिंपल बताएं। एक एनजीओ ने पिटीशन दायर करी, ठीक है। पिटीशन में ये लिखा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखिए ऐसा क्या है कि हमारा जो सेक्शन ए है सिटीजनशिप एक्ट का, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे जो हम इसकी वजह से इसको डालने की वजह से हमारे जो असम के लोग हैं वो सभी लोगों के राइट्स छीन रहे हैं, उनके जो हक हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो छीन रहे हैं। तो आपको मैं जरा शुरू से थोड़ा सा बताती हूँ। लेकिन जब ये पिटीशन दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार से ये राइट्स वगैरह नहीं छीने जा रहे हैं इस प्रॉपर जो है सेक्शन 6A के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट के, और असम के लोगों के राइट्स उनके राइट्स हैं, उनको ध्यान में रख के चीजें रखी गई हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कहने का मतलब क्या है और ये होता क्या है। देखिए फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या बात हुई, इन्होंने हेल्प करा कि हम जो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है इस 6A के माध्यम से कि जो फॉरेनर्स आए, अब फॉरेनर्स कहाँ से आए, फॉरेनर्स आए बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से मैम कैसे आए, यहाँ पे आप देखिए हुआ क्या था कि जब विभाजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2 तरह से बना, एक बना ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ये बांग्लादेश बना बाद में, ठीक है ना, तो ये बांग्लादेश जो बना बाद में, तो इससे बहुत सारे इलीगली तरीके से, अब हुआ क्या था कि 25 मार्च 1971 की बात है, ठीक है, 26 मार्च से वहां पे आप जानते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश के बनने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाया है। तो उसमें क्या था कि जब पाकिस्तान की जो ये फोर्स थी, इसने शुरू करा ऑपरेशन सर्च लाइट ऑपरेशन किस लिए करा, यहाँ पे जो भी वहाँ पे इंडिपेंडेंस मांग रहे थे उन सबको मारने पीटने लगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं रिफ्यूजी क्रिएट होते हैं, भागते हैं, तो वो सब भाग के भारत आने लगे। अब जब भारत आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश से होके आदमी असम की तरफ ज्यादा आया। तो असम में इलीगल इमिग्रेंट्स उस समय बहुत बढ़ गए। तो असम के लोग जो वहाँ रह रहे थे उनका ये कहना था कि भाई अगर इस तरीके से बाहर के लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे तो कैसे चलेगा बताओ, तो हमारे यहाँ के रिसोर्सेस, हमारे यहाँ की नौकरी सब पे तो कब्जा ये कर लेंगे। क्योंकि असम की भी गलती नहीं है, उसमें बहुत सारे जितने भी राज्य है ना, बहुत सारे असम का हिस्सा निकाल के इसमें से ही यूज किया गया है। खैर अभी की बात समझते हैं क्या है। देखिए 4:1 के डिसीजन से आया और मेजॉरिटी में यही कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या था कि असम के एरियाज में जो पहले लोग आए थे, है ना, पहले क्या था कि जो है ईस्ट पाकिस्तान से जो भी लोग आए हैं बिफोर 1 जनवरी 1966 के, तो वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे हमारे नागरिक की तरह रह सकते हैं, है ना, ये पहली बात कही गई थी। बाद में ये कहा गया था कि 25 मार्च 1971 ठीक है ना, तो यहाँ से जो ये एक डेट फिक्स करी गई थी कि यहाँ तक जो लोग आए हैं हमारे यहाँ, वो सारे के सारे हम उन्हें मानेंगे, हम अपने यहाँ रखेंगे, उन्हें भगाएंगे नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे नहीं कहेंगे बस। लेकिन एक बात रखेंगे वो ये कि इनके पास अगले 10 सालों तक के लिए राइट्स नहीं होगा। और इस बार में इतनी भसड़ में 1985 में इस असम अकॉर्ड को साइन किया गया था।
ठीक है ना। तो ये था, मैंने बताया ना कि 10 सालों तक के लिए उनके पास राइट टू वोट बस नहीं था, बाकी रह सकते हैं, कर सकते हैं। तो अभी यही कहने का मतलब आया है कि जो है जो डिसीजन निकला है उसमें यही है कि भाई जब पिटिशनर ने दायर किया कि इसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आप इन सारे लोगों को इलीगल करार करिए और वापस भेजने का प्रयास करिए, तो सीधा सीधा ये कह दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके राइट्स, आपकी चीज़ों को हमने अलग तरीके से रखा हुआ है, जो लोग आए हैं उनके हक को छीनने का हमारा भी कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश का वो हिस्सा हुआ करते थे, कभी अलग हुआ, विभाजन हुआ, उन्हें आना पड़ा, तो इंडिया हमेशा ऐसी रोल निभाता आया है हमेशा से ही। बहरहाल ये आर्टिकल था, मेरे इसमें कोई व्यूज़ नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीजन अब कोर्ट ने कहा कि जो इनवैलिडेट करता हो सेक्शन 6A को, वो एक फ्रेश कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता, तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रॉपर से जो है वो क्रिएट कर दी गई। इसमें से देखा जाए तो 19 लाख लोग जो आइडेंटिफाई करे गए एज नॉन सिटीजन्स, बट देयर इज हैज बीन नो फर्दर डेवलपमेंट, एनी डिसीजन इनवैलिडेटिंग सेक्शन 6A वुड हैव क्रिएटेड फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारे सोशल मीडिया लिंक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।